नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। और चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार स्टेट सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र का होगा आज मैराथन क्लास का दूसरा क्लास। पहला क्लास आपका हो चुका है मैराथन क्लास। आज हम लोग देखेंगे मैराथन क्लास का ये दूसरा। चलिए दोस्तों, और इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 100 प्रश्न। दोस्तों टोटल हम लोग टॉप 100 प्रश्न देखेंगे, यानी कि जो आपको एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका पीडीएफ भी तैयार किया गया है। तो अगर आप पीडीएफ से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपको ये नंबर दे दिया गया है ना। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। और आप लोग का ये तैयारी अच्छे से हो रहा होगा। आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत किया गया है। ये आपका फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ये आपका यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो का। और जैसे ही आपका स्टेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है ना, 21 तारीख को आपको स्टेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। तो 21 तारीख के बाद आपको बिहार दरोगा, है ना, बिहार दरोगा प्लस आपको बीपीएससी का आपको सेट कराया जाएगा, है ना। बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए जो जनरल नॉलेज आपको पूछा जाता है, नहीं जीके पूछा जाता है, प्लस आपको करेंट अफेयर जो पूछा जाता है उसमें, है ना। तो ये दोनों आपको कंबाइंड 100 प्रश्न का डेली करवाया जाएगा। समझ रहे हैं। अगर इतना आप डेली करते चलते हैं तो बिहार दरोगा तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। उसके अलावा आप जो बीपीएससी दीजिएगा वो भी निकल जाएगा, क्योंकि 66वीं बीपीएससी आपका बहुत जल्द ही आने वाला है ना। आजकल आजकल हो रहा है, अब देखिए कब आता है ना। तो ये आपको कराया जाएगा। इसके अलावे आपको, अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सीटेट के लिए बहुत सारा पढ़ाया गया है और सीटेट का भी टेस्ट आपको कराया जाएगा। इसके अलावे अगर केवीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो केवीएस की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है नवंबर में, ठीक है ना। नवंबर या दिसंबर में आपको आ जाएगा। आ जाता तो ये जून जुलाई में ही, लेकिन ये कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, डिले हो गया, है ना। तो आपको केवीएस का भी टेस्ट कराया जाएगा और इसके लिए आपको बहुत सारा एनसीईआरटी बुक पढ़ाया गया है, तो आप जाकर पढ़ भी सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, ये था कुछ न्यूज जो आपको देना था जरूरी। और अब हम लोग शुरू करते हैं आज का मैराथन क्लास का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है आपको कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया है, बताइए। 2008-9 के अनुसार बताना है प्रति व्यक्ति आय। तो आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा, है ना। और बताइएगा लास्ट में कि आप सभी का कितना मार्क्स आया, कितना आप लोग सही किए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, है ना। काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 25,494 रुपया 2008-9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय था। तो याद होगी आपको 25,494। अगला चलते हैं दूसरा नंबर। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि बताना है। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, इसकी अवधि क्या थी, मतलब काल क्या था। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना था। और इस पे किस पे जोर दिया गया था, तो कृषि पे आपको जोर दिया गया था। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर प्रश्न है कि मानव विकास के कितने सूचक हैं, बताइए। मानव विकास के कितने सूचक हैं, 2, 3, 4, 5। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि मानव विकास के 3 सूचक हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आप लोग अपना अपना कमेंट करते चले और लास्ट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप सभी ने कितना कितना मार्क्स लाया है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा लगता है और आप लोग कमेंट करते हैं, तो ठीक है। हाँ, तो 4 नंबर है कि संपूर्ण क्रांति का नारा। तो ये आपको सबको पता होगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, जयप्रकाश नारायण। मात्र आपका 40 से 45 मिनट लगेगा और आपका 100 प्रश्न तैयार हो जाएगा। अगर 100 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं, इसी प्रकार से मैं डेली करवा रहा हूँ, है ना। और आज 1 बजे से होगा क्या, ज्योग्राफी का। आपको पता ही है कि 1 बजे से चलता है डेली ज्योग्राफी का मैराथन क्लास, ठीक है। दिन में 1 बजे से और रात में 9 बजे से चलता है डेली आपको पॉलिटी का मैराथन क्लास। तो आप दोनों जरूर ज्वाइन कीजिएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में आपको पूछा जा रहा है चारों से, तो आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि जयप्रकाश नारायण। अगला देखते हैं आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के रोजगार के देने की आवश्यकता है। तो मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 100 दिन का, है ना। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला चलते हैं, आपका आंसर नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 6 कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। क्या होता है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, यानी कि जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, यानी कि आंसर नंबर ए। चलिए
आपका फटाफट रिवीजन होते चल जाएगा, है ना, कोई भी समय नहीं लगेगा, आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छोड़े, स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है दोस्तों। तो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है बताइए तो? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, यानी कि मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं, आपका है 8 नंबर, कि किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद या शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट है आपका 9 की राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? वर्तमान मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों के उत्पादन पे आपको राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए देखते हैं आपका 10 नंबर। 10 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान बताना है, कि जो बिहार का आय है इसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा कृषि क्षेत्र का। अगला चलते हैं आपका 11 नंबर, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अब बताइए कि सबसे कम जो आय बिहार में है किस जिले की है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि शिवहर। शिवहर का जो सबसे कम है, और सबसे अधिक कहाँ का है? तो पटना का। पटना हो गया, मुंगेर हो गया, ये सबसे अधिक है। शिवहर हो गया, सुपौल हो गया, यहाँ सबसे कम है। तो याद रखिएगा। अगला है आपका 12 नंबर की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा? अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है, हमारे देश की आय में वृद्धि होगा, तो प्रति व्यक्ति आय में भी तो वृद्धि ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, बिल्कुल सही, आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोग अपना कमेंट करते चले और अपना अपना तैयारी करते चले। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से खाली स्थान पे आपको फिल करना है कि प्रक्रिया पूरी होती है। तो राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से क्या होगा? विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, हमारे देश की आय में वृद्धि होगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा, तो विकास भी तो तेजी से होगा ना, विकास की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। गरीबी थोड़ी होगा, ए और बी नहीं होगा, तीन में से कोई भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाँ, तो ऑप्शन छाटिए और मारिए खट से। चलिए अगला देखते हैं आपका 14 नंबर, उत्पादन, आय एवं, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। तो उत्पादन, आय एवं व्यय, है ना, उत्पादन, आय एवं व्यय जो है ये एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका 15। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दें, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो, है ना। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो का मिलता रहे। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? बताइए, तो ये किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि मार्शल, है ना। आंसर आपको नीचे दिया गया है बी, यानी कि ये कथन जो है आपका मार्शल का है, यानी मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर की बचत को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व कौन सा? बताइए, बचत को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी। बचत की क्षमता, क्षमता नहीं क्षमता हो जाएगा, और बचत की इच्छा और बचत की सुविधाएं, यानी आंसर नंबर आपका डी नंबर। अगला देखिए दोस्तों, आपका है 17 नंबर, आधुनिक प्रगति का श्रेय, आधुनिक प्रगति का श्रेय किसको है? बताइए तो, विकास, मुद्रा, बचत या फिर ऋण? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि आधुनिक प्रगति का जो श्रेय है वो मुद्रा को जाता है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला चलते हैं, आपका है 18 नंबर प्रश्न, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहते हैं? यानी वस्तु के बदले आपको वस्तु मिल रहा है तो इसको क्या कहेंगे? तो वस्तु विनिमय कहेंगे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए, है ना, वस्तु के बदले वस्तु मिल रहा है तो ये वस्तु विनिमय हो गया ना, आंसर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 19 नंबर, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बताइए तो, आय और उपभोग, जितना आपका आय है और जितना आपने उपभोग कर लिया, ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? बचत, है ना, ये दोनों का अंतर हो जाएगा आपका बचत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना प्रश्न है दोस्तों काफ़ी एग्जाम के लेकर के आपको सभी तैयार किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है।
है ना, क्योंकि कहीं से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको छोड़ दीजिएगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा पढ़ाने से, है ना। अगला देखिए 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या कितनी प्रतिशत है। तो कृषक मजदूरों की संख्या कितनी प्रतिशत है बताइए 1991 के अनुसार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर 37.1। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी 37.1। नेक्स्ट देखिए आपका 21 कि बिहार में कृषक मजदूर है। बिहार में जो कृषक मजदूर है ये कैसे हैं, अशिक्षित हैं, शिक्षित है, ज्ञानी है या कुशल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर अशिक्षित है ना, यहाँ के जो मजदूर है, यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा करके अशिक्षित है। आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 22 बाढ़ में राज्य में बर्बादी होती है। जब बाढ़ आता है, बाढ़ क्या एक प्राकृतिक आपदा है, तो ये बाढ़ में जब आती है तो इससे राज्य में क्या बर्बादी होता है, फसल की, मनुष्य एवं मवेशी की, आवास की या इनमें से सभी की। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी का बर्बादी होगा ना, फसल तो बर्बाद होता ही है, मवेशी का भी बर्बादी होता है, मनुष्य को भी होता है और आवास का भी होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। और नेक्स्ट चलते हैं आपका 23 अकाल से बाढ़ में बर्बादी होती है। जब अकाल पड़ता है तो राज्य में क्या बर्बादी होगा, खाद्यान्न की, मनुष्य मवेशी की, उद्योग की या कोई नहीं। देखिए अकाल पड़ने से ना खाद्यान्न को बर्बादी होता है, मतलब कि जो आप उत्पादन करते हैं जैसे कि गेहूँ, धान, चावल, गेहूँ, है ना, ये सब जो इसका क्या होता है बर्बादी होता है अकाल पड़ने से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला चलते हैं दोस्तों आपका 24 है कि कौन सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सी डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है। गैर सरकारी संगठन के रूप में बताना है बिहार में कौन सा जो डेयरी प्रोजेक्ट है ना, वो कार्य कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका पटना डेयरी। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पटना डेयरी ये कार्य कर रहा है। अगला देखते हैं आपका 25 की दिल्ली में डेयरी कार्य कर रही है। दिल्ली में कौन सी डेयरी कार्य कर रही है तो बताइए। दिल्ली में जो डेयरी कार्य कर रही है वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि मदर डेयरी। क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि मदर डेयरी। अगला देखिए है आपका है 26 की निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए कौन सा कार्ड जारी किया जाता है। जो व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे है उसके लिए एक कार्ड जारी किया गया है, वो कार्ड का क्या नाम है। तो वो कार्ड का नाम है दोस्तों BPL, है ना, यानी बिलो BPL। ठीक है, चलिए बिलो पोवर्टी लाइन, इसका क्या होता है बिलो पोवर्टी लाइन, है ना, यानी गरीबी रेखा से नीचे। हाँ, तो याद रखिएगा फुल फॉर्म भी बिलो पोवर्टी लाइन। बिलो मने नीचे, पोवर्टी मने गरीबी, लाइन मने रेखा। तो अगला देखिए 27 की बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कैसी, मतलब क्या पाई जाती है। तो औद्योगिक बेकारी पाई जाती है, चक्रीय बेरोजगारी या अदृश्य या मौसमी या कोई नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, अदृश्य या फिर मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला चलते हैं आपका 28 भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए फिर से आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, आंसर नंबर सी। अगला देखिए आपका 29 संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 कब संचालित किया गया। देखिए तो यहाँ 2006 तो आपको दे ही दिया है, तो आपको क्या मारना है 2006, है ना, यानी कि नरेगा। ये क्या कह रहा है, नरेगा कब चला था, स्टार्ट हुआ था, तो 2006 में स्टार्ट हुआ था। और नरेगा को मनरेगा फिर बाद में कर दिया गया था, यानी महात्मा गांधी के नाम पर के 2009 ईस्वी में। तो दोनों याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1999 से लेकर 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताना है दोस्तों। 1999 से 2000 के बीच में। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। देखिए डाटा है ना, तो डाटा को आपको याद रखना है, ये डाटा आपको पूछ देगा तो आपको एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए डाटा को थोड़ा सा आप एक जगह नोट कर ले, उसको याद कर ले। अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप PDF खरीद ले, PDF का थोड़ा सा चार्ज लगेगा आपको, और आपको PDF मिल जाएगा। तो एक दिन 2 दिन टाइम है, आप रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका ये 40.6%। अगला है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। बताइए कौन सी आर्थिक समस्या नहीं है भारत की। 4 ऑप्शन है आर्थिक विषमता, औद्योगिक विकास, गरीबी, औद्योगिक पिछड़ापन। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास ये तो आर्थिक समस्या है ना हमारे देश में, नहीं पूछ रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला देखते हैं दोस्तों आपका 32 गरीबी रेखा के नीचे रहना क्या है। गरीबी रेखा के नीचे रहना अमीरी का द्योतक है, बिल्कुल नहीं, है ना, ये तो गलत है। अमीरी गरीबी का सूचक है, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा, गरीबी रेखा से अगर नीचे है तो गरीबी का सूचक है। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला देखिए है आपका 33 की SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो SGSY, तो इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 1999 में। 1999 में इस योजना की शुरुआत की गई थी SGSY।
अगला देखते हैं आपका है 34 की बिहार आर्थिक दृष्टि से कैसा राज्य है। तो बिहार जो आर्थिक दृष्टि से कैसा राज्य है, अमीरी तो है नहीं, है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका गरीबी। आंसर नंबर आपका सी। ठीक है, याद रखिएगा आंसर नंबर सी, यानी कि गरीब राज्य है बिहार। अगला देखते हैं दोस्तों आपका 37 है कि 2007 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या गरीब है। तो क्या हो जाएगा, 2007 के बताना है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या गरीब है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि 17 करोड़। 2007 के अनुसार 7 17, याद रखिएगा 7 17 17 करोड़। अगला देखते हैं आपका 36, हमारे देश की जनगणना का कितना भाग कृषि पर आश्रित होता है। हमारे देश की जो जनगणना होता है, सॉरी जनसंख्या है, इसका कितना भाग कृषि पर आश्रित है, जनगणना नहीं जनसंख्या। तो जनसंख्या का जो 2/3 भाग है ना, ये कृषि पर आश्रित है। कितना भाग, 2/3। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला देखते हैं, आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपका 37 है कि एम पी सी ई के आधार पर गरीबी रेखा के ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितने रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। तो कितने रुपया निर्धारित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 328 रुपया, है ना। एमपीसीई के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितने रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। एक माह में मात्र 328 रुपया निर्धारित किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और शहरी क्षेत्र में कितना निर्धारित किया गया, तो चलिए आगे आपको देखने को मिलेगा शहरी क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन है आपको शहरी क्षेत्र में, यानी एमपीसीई के आधार पर गरीबी रेखा के शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितने रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 454 रुपया। क्या हो जाएगा, 454 रुपया। आंसर नंबर आपका डी। अगला देखिए आपका है 39 है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया था। तो प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन थे, ये प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पे जोर दिए थे, ठीक है ना, मूल अधिकार। ठीक है, यानी प्राथमिक शिक्षा अभी तो मूल अधिकार तो बना दिया गया है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। अनुच्छेद कितने के तहत, अनुच्छेद 21 के 1 के तहत, याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका है 40 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है। बताइए, क्योंकि आपके बुक में 2001 ही दिया गया है, तो एक के अनुसार आपको याद होना चाहिए। साक्षरता दर कितना है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर 65.4। 65.4% जो है ये साक्षरता दर है 2001 के अनुसार। और 2011 के अनुसार कितना है, तो याद रखिए 74.04। ये है 2011 के अनुसार और ये है 2001 के अनुसार, तो दोनों आपको याद रखना है। अगला चलते हैं आपका 41, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। बताइए, सबसे अधिक कहाँ की मतलब जनसंख्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर पटना। पटना जो जिला है, यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। और सबसे कम कहाँ का है, शेखपुरा का, याद रखिएगा। अगला है आपका 42 की 2001 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, तो अपना बिहार क्या है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए, सबसे कम साक्षरता है आपका बिहार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 43 है कि एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या होगा। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फुल फॉर्म मैंने कई चीज़ का बता चुका हूँ, तो जितना बताए हैं उतना आप नोट करते चलिएगा और उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि फुल फॉर्म आपको एक वो पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। तो एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 44, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, 3 4 5 या 2। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, यानी कि उत्पादन के जो प्रमुख साधन हैं वो हैं आपको 5। ठीक है, कितने साधन हैं, 5। और चलिए अगला देखते हैं आपका 45, उत्पादन का अर्थ क्या होता है। उत्पादन का अर्थ क्या होता है, नई वस्तु का सृजन, उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का नाश करना तो होगा ही नहीं, और लाभदायक होना। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन होता है, ठीक है, मतलब नए नए उत्पादन का यही होता है, ठीक है, सृजन करना। अगला देखते हैं आपका 46, निम्न में से कौन उत्पादक है। तो इसमें से उत्पादक कौन है, बढ़ई, भिखारी तो होगा नहीं, ठग होगा नहीं, शराबी होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, बढ़ई क्या है, ये तो उत्पादक है। चलिए आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं तो 47 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो बताइए, संगठन, उद्यम, पूंजी या उपभोग।
तो उत्पादन का साधन नहीं है उपभोग। उपभोग तो उत्पादन का साधन थोड़ी है ना। उपभोग करने से तो आपका समाप्त होगा, तो आंसर हो जाएगा डी, ये उत्पादन का साधन नहीं है। अगला देखते हैं आपका 48 है कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है, मतलब जो जोखिम लेता है ना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको साहसी कहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। व्यवस्थापक नहीं कहेंगे, पूंजीपति नहीं कहेंगे, संचालन मंडल नहीं कहेंगे, कहेंगे आपका सी नंबर, यानी कि साहसी व्यक्ति है, तभी तो जोखिम ले रहा है। अगला देखिए आपका 49, शिक्षक के कार्य को कहा जाता है। शिक्षक जो होते हैं, जो पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन सा श्रम कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा आपको मानसिक श्रम। क्या कहा जाएगा, ये मानसिक श्रम कहा जाता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर, और 50 नंबर प्रश्न देखिए कि उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत होती है। उत्पादन की भी जो नई नई तकनीकें आ रही है उस इससे उत्पादन क्षमता में क्या हुई है, तो वृद्धि हुई है ना। अभी देख रहे हैं नया नया तकनीक आ रहा है उत्पादन में, है ना, खेती करने का नए नए तकनीक, नए नए बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी कि इस उत्पादन में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। अगला देखिए आपका है 51, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मैंने कई बार बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाता है, कृषि, है ना, द्वितीय क्षेत्र में हो गया औद्योगिक, और तृतीय क्षेत्र में हो गया आपका सेवा। तो तीनों याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका नाम प्राथमिक क्षेत्र। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, सभी आता है प्राथमिक क्षेत्र में, है ना। औद्योगिक और विनिर्माण क्या आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में, तो याद रखिएगा। अगला है आपका, सॉरी यहाँ पे 552 हो गया, है ना, 52 होगा, है ना, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अभी हम लोग पढ़े थे, है ना। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपका 53, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और योजना आयोग के बारे में मैंने कई बार बता चुका हूं। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसके जगह पे क्या लाया गया है, तो नीति आयोग को लाया गया है, ठीक है। और नीति आयोग कब लागू किया गया, तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लागू कर दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, तो प्रधानमंत्री। हाँ चलिए अगला देखते हैं आपका 54, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष मतलब कि आपको डेट बताना है कब से कब तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के कहा जाता है आपको वित्तीय वर्ष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका 55, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अब बताना है कि भारत की बात कर रहा है, भारत में जो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है वो है आपको गोवा का। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। और सबसे कम कहाँ का है, तो वो है अपना बिहार का। बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे कम है, और गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 56, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अब बताइए, तो बिहार का जो किस व्यक्ति आए हैं, शिवहर का तो सबसे कम है, तो सबसे अधिक यहाँ पूछ रहा है तो अधिक हो जाएगा पटना, है ना। पटना है, अगर मुंगेर रहेगा तो पटना के बाद मुंगेर है, शिवहर, सुपौल ये सबसे कम है, पटना मुंगेर सबसे अधिक है, याद रखिएगा। अगला है आपका 57, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली लोकप्रिय साधन कह रहा है। तो गैर संस्थागत, ये संस्थागत नहीं होना चाहिए। तो महाजन जो होते हैं ये संस्थागत थोड़ी होते हैं, ये तो गैर संस्थागत होते हैं ना, प्राइवेट होते हैं ना। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं आपका 58, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन, संस्थागत बताना है, जो संस्था हो। तो आंसर हो जाएगा हमारा व्यावसायिक बैंक, है ना। साहूकार नहीं होगा, हिस्सेदार नहीं होगा, महाजन भी नहीं होगा, ये सब तो क्योंकि गैर संस्थागत है। तो यहाँ संस्थागत पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका व्यावसायिक बैंक, जो हमको वित्त प्रदान करता है। और नेक्स्ट देखते हैं आपका 59, भारत के केंद्रीय बैंक बताइए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना भारत का केंद्रीय बैंक, यानी किसी को तो कहते हैं आरबीआई, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को, है ना। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। एक्ट 1934 के तहत, 1934 के एक्ट के तहत 1935 में स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसके राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास जो है कैवे नंबर के गवर्नर है, तो 25वें नंबर के ये गवर्नर है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें सभी आपको याद रखना है।
अगला चलते हैं दोस्तों, आपका है नेक्स्ट नंबर 60 प्रश्न। राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? अब कह रहा है कि राज्य में यानी बिहार में राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय केंद्रीय सहकारी बैंक की जो संख्या है वो है आपका 25। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी यानी कि 25। और अगला चलते हैं आपका 61, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। हाँ, तो देखिए तीसरा क्षेत्र, देखिए ये आपको कभी पहला दे देगा, कभी दूसरा दे देगा, कभी तीसरा दे देगा, हमेशा आपको पूछा जाता है। तो तीसरा क्षेत्र आपका है सेवा क्षेत्र, है ना। सेवा के अलावे आपको बैंकिंग भी दे सकता है, बैंकिंग के अलावे आपको बीमा भी दे सकता है। तो आपको तीनों याद रखना है, सेवा, बैंकिंग, बीमा, तीनों आता है आपको आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र हो गया प्रथम, याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं आपका 62, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? अब बताइए कि प्रमुख घटक कितने हैं मानव पूंजी के? आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, अपना अपना कमेंट करते चलिए। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि 4। मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक है वो है आपका 4। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा जाते जाते, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप सभी से एक नम्र निवेदन है, आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आपसे प्लीज़ आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। और इसके अलावा आपको सीटेट, केवीएस, दरोगा, बीपीएससी सभी की आपको टेस्ट कराया जाएगा स्टेट के एग्जाम के बाद। आगे चलिए कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, बताइए। इसमें से बीमारू राज्य बताना है आपको, तो बीमारू राज्य नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि यूपी। यूपी जो है बीमारू राज्य में नहीं आता ऑप्शन के अनुसार, है ना, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सी। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों, आपका 64, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? बताइए, नई आर्थिक जो नीति, इसमें किसको सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो 1991 ईस्वी में, है ना। और इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया था? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सभी। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं आपका 65, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? एक से दूसरे देश में उसका कारोबार हो। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? तो इनमें से सभी, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग है, कोका कोला है। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय का मतलब याद रखिएगा कि मतलब एक से दूसरे देश में उसका मतलब उसका कारोबार हो। अगला है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? बताइए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5, 4। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 4। वैश्वीकरण के मुख्य अंग है आपका 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 67, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? बताइए, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1986। 1986 ईस्वी में हुआ था भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 18 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 18 मार्च। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका है 69 कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर बताना है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो हेल्पलाइन नंबर है, ये मैंने 1-2 बार और आपको बता चुका हूँ, और ये नंबर आपको याद रखना है, मोबाइल नंबर। तो आंसर है आपका सी नंबर, हाँ सी हो जाएगा 1800114000। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1800114000, याद रखिएगा। अगला है आप दोस्तों आपका 70 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक कौन सा है? आर्थिक विकास का हमको माप करना है, तो सबसे उचित जो सूचकांक है वो है आपको प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय, यानी आंसर नंबर आपका सी। चलिए अगला है आपका 71, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो उत्पादन का जो साधन नहीं है, ऑप्शन है भूमि, पूंजी, उपभोग या ऊधन। तो उपभोग उत्पादन का साधन थोड़ी है। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है आपका 72 है कि हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? बताइए, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है किस राज्य को? तो हरित क्रांति हुआ था कब? तो 1966, है ना। कभी 66-67 देगा और कभी ऑप्शन में 67-68 देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और हरित क्रांति जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो पंजाब हरियाणा में पड़ा था। किस पे सबसे अधिक, कौन से फसल पे पड़ा था? तो वो हो जाएगा रबी की फसल, यानी कि गेहूँ। रबी में भी सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था गेहूँ को। ठीक है, हाँ। और इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थे नॉर्मन बोरलॉग।
तो सभी याद रखिए ना, रखना है आपको। अगला है आपका 73, उत्पादन का निष्क्रिय साधन। उत्पादन का देखिए, मैराथन का मतलब ही होता है कि आपको जल्दी जल्दी से रिवीजन करवा देना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको डेली 100 प्रश्न आपको करवाया जा रहा है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के अलावा आपको हिस्ट्री का मैराथन कराया गया है बहुत सारा। तो हिस्ट्री के अलावा आपको ज्योग्राफी का मैराथन कराया गया है, ज्योग्राफी के अलावा आपको पॉलिटी का मैराथन कराया गया है। तो आप जाइए ना, सभी देखिए ना वीडियो। अगर आपको इतना आप देख लेते हैं ना, तो आपको 120 प्लस आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा 100% का दावा है। आप जितना आपको पढ़ा दिए हैं, अगर इतना पूरा देख लेते हैं तो आपको 120 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जितना आप पढ़ाए हैं उतना पढ़ लीजिए। चलिए 73 प्रश्न है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन। तो निष्क्रिय साधन क्या होता है? भूमि को निष्क्रिय साधन माना गया है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें गलत करते हैं, ठीक ना। तो निष्क्रिय साधन भूमि को माना गया है, आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला है आपका 74, निम्न में भूमि की विशेषता कौन सी है? बताइए। अब भूमि जो हमारा है, इसकी विशेषता बताना है। वह नाशवान है, वह मनुष्य निर्मित है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, उसमें समान उर्वरता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वह नाशवान है। विशेषता है वह कि वह नाशवान है, आंसर हो जाएगा आपका ए। भूमि क्या है? नाशवान है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 75, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य बताना है। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, जमीन की ऊपरी सतह, जमीन की निचली सतह या केवल खनिज संपत्ति। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए। भूमि का तात्पर्य ये होता है, यानी प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। अगला है आपका 76, उत्पादन का साधन है। बताइए। 4 ऑप्शन है कि उत्पादन का साधन इनमें से कौन सा है? वितरण, श्रम, विनिमय या उपभोग। तो उत्पादन का जो साधन है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि श्रम। श्रम जो है उत्पादन का साधन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 77 है कि निम्न में कौन पूंजी है? पूंजी कौन सा है दोस्तों इसमें? बताइए। फटा हुआ वस्त्र, किसान का हल। फटा हुआ वस्त्र ये पूंजी थोड़ी है ना। तो ये तो कट गया। किसान का हल ये तो हो सकता है। बिना व्यापार में लाई जाने वाली मशीन, ये भी खत्म है, और ये भी खत्म है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी किसान का जो हल है ना, ये पूंजी है, ठीक है, किसान का ये पूंजी है। आंसर हो जाएगा बी। अगला है आपका 78, निम्न में से कौन सा श्रम के अंतर्गत आता है? श्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? ऑप्शन है 4, सिनेमा देखना, छात्र छात्रा क्रिकेट खेलना, शिक्षक द्वारा अध्यापन करना, और संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। तो देखिए, शिक्षक द्वारा जो अध्यापन करना, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये श्रम के अंतर्गत आएगा ना। मैं क्या कर रहा हूँ? श्रम तो कर रहा हूँ आप सभी के लिए, है ना। मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो एक प्रकार का श्रम हुआ। बस आप लोग को करना कुछ नहीं है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बस। तो आप लोग को यही करना है और कुछ नहीं करना है। कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, फ्री लग रहा है ना। फ्री में पढ़ते रहिए जितना भी पढ़ना हो। अगला है आपका 79, श्रम को उत्पादन का साधन कहा जाता है। श्रम को उत्पादन का कैसा साधन कहा जाता है? निष्क्रिय, सक्रिय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो श्रम को जो उत्पादन का कहा जाता है, सक्रिय साधन, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ? श्रम कर रहा हूँ आप सभी के लिए, तो ये सक्रिय साधन है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए, तो देखिए, किसी भी चीज़ को ना इकोनॉमिक्स में अपने ऊपर ढाल कर देखिए तो आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो इकोनॉमिक्स ऐसे ही बनता है। ऑप्शन को छाटिए और अपने ऊपर उसको अप्लाई कीजिए, लागू कीजिए। जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु कितनी है? 2001 के अनुसार बताना है औसत आयु। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 के अनुसार जो औसत आयु था वो था 65.4 वर्ष। क्या था? 65.4 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं आपका 81 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान पे भरना है। संसाधन उत्पादन का साधन है। कौन सा जो संसाधन है वो उत्पादन का साधन है? तो जानवर है, पेड़ पौधे, मानव, या इनमें से सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मानव। मानव संसाधन उत्पादन का साधन है। आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। मानव जो है, ये संसाधन जो है उत्पादन का साधन है। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 82, ICSSR का पूर्ण रूप बताना है। बताइए, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ICSSR का? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च। चारों ऑप्शन दिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। देखिए, आपको फुल फॉर्म एक तो आपको पूछा नहीं जाएगा। ये तो हमको लग रहा है कि 100% आपको एक फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो मैं हर एक सेट में लगभग 1 या 2 फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। तो और कथन भी मैंने 1-2 बता देता हूँ। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अगर नहीं नोट कर सकते हैं तो आप PDF ले लीजिए, आपको चार्ज करना पड़ेगा, आपको PDF मिल जाएगा। आगे देखते हैं आपका 83 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत किन राज्यों में सबसे अधिक क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी, है ना, सबसे अधिक गरीबी पूछ रहा है कि सबसे अधिक गरीबी कहाँ है 2001 के अनुसार।
तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है, ऑप्शन के अनुसार बताना है उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर उड़ीसा, है ना, उड़ीसा आंसर हो जाएगा आपका ए। सबसे अधिक गरीबी उड़ीसा में है 2001 के अनुसार। अगला है आपका 84, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, बताइए। प्राकृतिक आपदा तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, और मानवकृत आपदा तो कृषि, उद्योग, बाढ़। तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा में दोस्तों बाढ़। बाढ़ क्या है, हम थोड़ी लाते हैं, आप थोड़ी लाते हैं, ये तो प्राकृतिक आपदा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अगला देखते हैं आपका 85 नंबर प्रश्न है कि एमपीसीई के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में कितना रुपया प्रतिमाह किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो मैंने ऊपर बता दिया था कि गरीबी एमपीसीई के द्वारा जो एक मापक यंत्र है ना एमपीसीई, तो इसके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कितना रुपया प्रति माह है तो वो है 328 रुपया। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ये, ठीक है, याद रखिएगा। और 454 रुपया है शहरी क्षेत्र में। आंसर चलिए देखते तो अगला प्रश्न है आपका 86 है कि योजना काल में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की प्रतिशत में क्या हुई है। योजना काल में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की प्रतिशत में जो हुई है वो हुई है कमी आई है कि नहीं, कमी आई है। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका 87 चलिए देखते हैं कि भारत में शहरी गरीबी की तुलना में ग्रामीण गरीबों की संख्या क्या है। शहरी गरीब की तुलना में ग्रामीण जो गरीब है इसकी संख्या क्या है, तो ज़्यादा है। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ज़्यादा है, ठीक है। हाँ याद रखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे इसी प्रकार का। तो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो दरोगा का आपको तैयारी करवाया जाएगा 25 तारीख के बाद, और बीपीएससी और दरोगा दोनों का आपको चलेगा 100+100 क्वेश्चन का आपको जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज क्योंकि दरोगा में भी आपको पूछा जाता है और बीपीएससी में भी सिर्फ जनरल नॉलेज पूछा जाता है ना, जीएस जिसको कहते हैं, ठीक है, जीएस भी आप इसको कह सकते हैं। और इसमें करेंट अफेयर भी आपको डाला जाएगा ताकि आपको करेंट अफेयर भी सही हो जाए, ठीक है। चलिए तो ये देखिए आपका 88 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, बताइए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा, तो नरेगा का नाम बदल के क्या किया गया था, मनरेगा, यानी महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी देखिए कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी कि आंसर नंबर डी, यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको नाम बदल के कर दिया गया था। कब किया था, 2009 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 89 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है, बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 33। क्या हो जाएगा दोस्तों 33%। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर बेकारी। बेकारी वह स्थिति है जब, बताइए बेकारी कौन सी स्थिति है। चार ऑप्शन है कि पूर्णतया इच्छा से काम नहीं करते, हम आलस्य से काम नहीं करते, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। सी है कि हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता। हाँ ये बिल्कुल सही है, बेकारी तो यही होता है ना, आपको इच्छा है, आपके काम करने की योग्यता भी है, फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, इसी को तो कहेंगे बेकारी, है कि नहीं। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला चलते हैं आपका 91, निम्न में से कौन सी फसल खाद्य फसल नहीं है, नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। आप लोग बार बार यही गलती करते हैं कि नहीं देखते नहीं हैं और गलती करके आ जाते हैं, कहते हैं कि सर 2 गलती हो गया, नहीं नहीं देखे थे, है कि नहीं। तो नहीं को देखना है, समझ गए। हाँ तो कौन सी फसल जो खाद्य फसल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए बताइए दोस्तों जल्दी से। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आलू। आलू जो है ये खाद्य फसल में नहीं आता है। आंसर नंबर डी। अरहर, चना, बाजरा ये सब खाद्य फसल हो गया। अगला चलते हैं आपका निम्न में से कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है, फिर से आ गया नहीं है। नहीं मैंने इसलिए डाला है ताकि आप लोग को इस ध्यान जा सके, ठीक है। हाँ तो इसमें क्या पूछ रहा है कि नकदी फसल नहीं है, तो बताइए नकदी फसल इसमें से कौन सा नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका महुआ। महुआ का नाम सुने हैं, तो महुआ जो है आंसर नंबर डी, ये नकदी फसल में नहीं आता है। चलिए अगला है आपका 93 की बिहार राज्य की प्रमुख खाद्य फसल। तो ये तो सबको पता होगा कि जो सबसे प्रमुख खाद्य फसल है वो है आपका धान, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो गेहूँ, ठीक है, याद रखिएगा। पहला है धान और दूसरा है गेहूँ, खाद्यान्न फसल। हाँ अगला है दोस्तों आपका 94 की कौन सी रबी की फसल है। 4 ऑप्शन दिया गया, रबी की फसल तो सबको पता है, कई बार बताया जा चुका है। रबी की फसल, रबी की फसल यानी कि शीत ऋतु की फसल जो जाड़ी की ऋतु में की जाती है, ठंडे के दिनों में की जाती है, तो हो जाएगा आपका गेहूँ, है ना। गेहूँ क्या है, ठंडे के दिन में होती है, और गेहूँ के अलावा क्या होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला है दोस्तों आपका 95 की घर घर पर रहकर काम करने वाली स्त्रियों के लिए प्रतिदिन कितने सैलरी की आवश्यकता होती है। सॉरी यहाँ कैलोरी होगा, है ना, सैलरी नहीं होगा, कैलोरी होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 3100, ठीक है, 31।
चलिए अगला देखते हैं आपका 96 है, विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कब हुआ था। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन जो हुआ था, आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1996। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1996 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका 97 कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारतीय हरित क्रांति, मैंने स्टार्टिंग में बीच में बताया था आपको हरित क्रांति के बारे में, और हरित क्रांति के जनक भी मैंने बताया था स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, भारतीय हरित क्रांति के जनक। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा। अगला है कि शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है। शीतकालीन, शीत मतलब होता है क्या, ठंडा, तो ठंडा में कौन सा कृषि किया जाता है, रबी की फसल, आंसर हो जाएगा आपका सी, शीतकालीन रबी फसल, आंसर नंबर सी। अगला देखते हैं दोस्तों 99, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है। निर्धनों में भी निर्धन मतलब गरीब से भी गरीब, तो उसके लिए कौन सा कार्ड जारी किया जाता है, अंत्योदय कार्ड, आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अंत्योदय कार्ड उसके लिए जारी किया जाता है, निर्धनों में भी निर्धन। और देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के स्रोत हैं। तो खाद्यान्न के स्रोत क्या हो जाएगा दोस्तों, और ये था लास्ट प्रश्न। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने भाई के बीच, अपने सगे संबंधी के बीच, है ना, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। मैं आप सभी को दिन रात सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें। और इसके बाद आपको जैसे ही स्टेट का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, सीटेट का आपको टेस्ट स्टार्ट होगा, प्लस KVS का भी आपको कराया जाएगा साथ में धीरे धीरे, है ना। इसके अलावा आपको दरोगा टेस्ट चलेगा, बिहार दरोगा का, है ना, प्लस आपको BPSC, ठीक है, BPSC और दरोगा ये आपको एम रहेगा PT का, है ना। और इसमें आपको 100 MCQ कराया जाएगा, जिसमें करेंट अफेयर भी रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा, नहीं सभी सेक्शन से आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो देखिए आपका लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खाद्यान्न का स्रोत है, गहन खेती नीति, आयात नीति, भंडार नीति, या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, इनमें से सभी, आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों, तो ये था आपका 100 प्रश्न। अच्छा कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो आप सभी को देखने के लिए। और ये था आपको मैराथन क्लास अर्थशास्त्र का टेस्ट नंबर, आज दूसरा था, है ना, आज दूसरा था। इसके पहले एक कराया जा चुका है, अगर वो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के अलावा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का डेली क्लास चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है, तो आप जाकर देखिए ना। ज्योग्राफी का डेली क्लास चलता है 1 बजे से, ठीक है, आज क्लास होगा 1 बजे से ज्योग्राफी का, 9 बजे से क्लास होगा रात में पॉलिटी का, ठीक है, हाँ। और कल आपको हिस्ट्री का मैराथन क्लास डाला जा चुका है, ठीक है। अगर आज समय मिलेगा तो आज भी हम हिस्ट्री का मैराथन क्लास डाल देंगे वीडियो बना करके, तो आप उसको देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़िए, वहाँ आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ने से अच्छा है कि प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा मिल जाएगा, A to Z मिल जाएगा, आप वहाँ से क्रम से देख सकते हैं, ठीक है ना। जितना देखना है देख सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है, सभी के लिए फ्री है। और अगर PDF चाहिए तो अगर आप PDF से भी रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपके पास 1 या 2 दिन समय है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर से जरूर ज्वाइन करें। आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपका फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें। और ये आपका यूट्यूब चैनल है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, या फिर ज्योग्राफी बाय मुकेश सर। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो हमारा करियर पॉइंट का आ जाएगा, और उसमें लिखा हुआ है करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, ठीक है। तो उसको आपको कुछ करना नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारा क्लास कर सके। तो ये था दोस्तों आज का ये कुछ सूचना था, और आप लोग को पढ़ाना था, है ना। मैराथन क्लास आज इकोनॉमिक्स का हो गया, और फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।